साल 1919 बीकानेर की गलियों में एक 12 साल का बच्चा अपनी बुआ से भुजिया बनाना सीखता है और केवल 2 पैसे में उसे बेचना शुरू करता है, इस बात से बिल्कुल अनजान कि यही भुजिया एक दिन हजारों करोड़ के बिजनेस एम्पायर की नींव बनेगी और एक दिन पूरे दुनिया में बिकने वाले भुजिया पैकेट्स पर उसका नाम हल्दीराम प्रिंटेड होगा। ये कहानी है इंडिया के सबसे बड़े स्नैकिंग ब्रांड हल्दीराम्स की। हल्दीराम का जन्म 1908 में बीकानेर की गलियों के एक गरीब परिवार में हुआ था। उनके दादाजी भुजिया बाजार में एक छोटी सी दुकान में अपनी भुजिया बेचते थे और बचपन से ही हल्दीराम को भुजियों में बहुत इंटरेस्ट था। इसीलिए उन्होंने सिर्फ 12 साल की उम्र में घंटों मेहनत करके भुजिया मेकिंग प्रोसेस को सीख लिया। लेकिन वो अपने दादाजी की तरह भुजिया से केवल कुछ एक्स्ट्रा पैसे कमाकर सेटिस्फाइड नहीं थे, वो अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहते थे। हल्दीराम जो भुजिया बेचते थे वो बेसन से बनती थी, लेकिन उन्होंने देखा कि राजस्थान के लोगों को मोट की दाल बहुत पसंद है। वहाँ के लोग कई डिशेज में मोट की दाल इस्तेमाल करते थे, इसलिए हल्दीराम ने अपनी भुजियों को बेसन के साथ मोट की दाल मिलाकर बनाना चालू कर दिया। उनकी ये नई भुजिया लोगों को काफी डिलीशियस लगी और एक इंस्टेंट हिट बन गई। लेकिन वो यहाँ नहीं रुके, उन्होंने रियलाइज किया कि उनकी अभी की भुजिया काफी मोटी और सॉफ्ट है, लेकिन वो इसे थिन और क्रिस्पी बना दें तो कस्टमर का ईटिंग एक्सपीरियंस काफी सेटिस्फाइंग बन जाएगा। इसे अंजाम देने के लिए उन्हें सबसे पहले अपने बैटर को पतला बनाना था और साथ ही में एक ऐसा मैश चाहिए था जिसके होल स्टैंडर्ड मैश से छोटे हों ताकि उसमें से पतली भुजिया बन सके। उन्होंने मार्केट में कई मैश मेकर्स के साथ लगकर एक परफेक्ट मैश बनवाया और अपने बैटर के कई आइटरेशंस भी ट्राई किए। फाइनली कई महीनों की एक्सपेरिमेंटेशन के बाद उन्होंने एक परफेक्टली थिन और क्रिस्पी भुजिया बना ली। इन नई भुजियों ने सेल्स को एक्सपोनेंशियली बढ़ा दिया। लेकिन हल्दीराम का इनोवेशन केवल भुजियों की रेसिपी तक लिमिटेड नहीं था। नो डाउट कि हल्दीराम सीक्रेटली एक ब्रांडिंग जीनियस भी थे। मार्केट में ऐसी कई और दुकानें भी थी जो भुजिया बेचती थी, लेकिन हल्दीराम चाहते थे कि कस्टमर के दिमाग में उनकी भुजियों की इंपॉर्टेंस एक नॉर्मल भुजिया से कई गुना ज्यादा हो। हल्दीराम को पता था कि महाराजा डंगर सिंह बीकानेर के सबसे पॉपुलर महाराजा रहे हैं और लोग उन्हें बहुत रिस्पेक्ट करते थे, इसलिए हल्दीराम ने अपनी भुजियों का नाम महाराजा डंगर सिंह के नाम पर ही डंगर सेव रख दिया। महाराजा के नाम से उनकी भुजिया बाकी सबसे डिफरेंशिएट हो गई और उसे प्रीमियम पोजीशनिंग भी मिल गई। इस नई ब्रांडिंग के साथ उन्होंने दाम भी बढ़ा दिए और कस्टमर ने उस प्राइस को खुशी खुशी एक्सेप्ट भी कर लिया। अगले कुछ सालों में हल्दीराम ने अपने 2 भाइयों के साथ मिलकर बिजनेस को अच्छा खासा एस्टैब्लिश कर लिया था और अब 36 साल की उम्र में उनकी एक पत्नी और 3 बेटे भी थे। बेहद गरीबी से उठकर आए हल्दीराम के लिए सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था कि तभी 1944 में उनकी लाइफ में बहुत बड़ा ट्विस्ट आया। घर की लेडीज के बीच में रिश्ते बिगड़ने लगे। बात इतनी बिगड़ गई कि फाइनली हल्दीराम को घर छोड़कर अलग होना पड़ा। लेकिन प्रॉब्लम यह थी कि हल्दीराम को घर के साथ साथ बिजनेस भी अलग कर दिया गया था। जिस बिजनेस को हल्दीराम ने जी जान लगाकर बनाया था, आज उसी बिजनेस से उन्हें एक फूटी कौड़ी तक नहीं मिली और वो रातों रात अपने परिवार के साथ सड़क पर आ गए। लेकिन जिम्मेदारियों के चिलटे उनके पास इमोशनल होने का कोई टाइम नहीं था। हल्दीराम ने जल्द से जल्द अपने आप को संभाला और काम ढूंढने लगे। एक दिन मार्केट में काम ढूंढते वक्त किसी ने उनका नाम पुकारा। जब हल्दीराम ने पीछे मुड़कर देखा तो पीछे उनका बचपन का दोस्त खड़ा था। उनका ये दोस्त कई सालों बाद बीकानेर लौटा था। हल्दीराम ने उसे अपनी सिचुएशन के बारे में सब कुछ बता दिया। सालों पहले हल्दीराम ने 200 रुपए देकर अपने इस दोस्त की मदद की थी और फॉर्चुनेटली उसने ये एहसान भुलाया नहीं था। उसने उसी दिन हल्दीराम को 100 रुपए लौटा दिए और यही 100 रुपए हल्दीराम के लिए लाइफ लाइन साबित हुए। सबसे पहले तो उन्होंने अपने फैमिली के लिए एक छोटा सा घर रेंट पर लिया और फिर बिजनेस आइडिया सोचने लगे। उनकी पत्नी चंपा देवी काफी डिलीशियस मूंग दाल बनाती थी और बीकानेर के लोगों के लिए मूंग दाल एक स्टेपल डिश थी। फिर क्या, उन्होंने मूंग दाल का बिजनेस करने का डिसीजन लिया। उन्होंने बचे हुए पैसों से मूंग दाल, स्पाइसेस और बाकी आइटम्स खरीदे और एक काम चलाऊ किचन भी सेटअप कर लिया। वो दोनों अर्ली मॉर्निंग उठकर मूंग दाल प्रिपेयर करते और हल्दीराम पूरे दिन मार्केट में घूमकर लोकल वर्कर्स और ऑफिस गोवर्स को ये डिश बेचने लगे। कुछ ही समय में उन्होंने मूंग दाल के साथ अपना ओरिजिनल पैशन यानी कि भुजिया भी बेचना शुरू कर दिया। हार्ड वर्क, टेस्ट और क्वालिटी के चलते उनका एक लॉयल कस्टमर बेस बन गया और कुछ ही समय में उन्होंने छोटी सी शॉप को रेंट पर लेने के पैसे जमा कर लिए। शॉप खुलने के कुछ ही समय में मार्केट में खबर फैल गई कि हल्दीराम और उनकी डूंगर से वापस आ गई है। उनकी दुकान में लोगों की लाइन लगने लगी और देखते ही देखते हल्दीराम फिर से लोकल भुजिया किंग बन गए। अगले कुछ साल तक हल्दीराम ने अपनी इसी दुकान को ग्रो करने पर पूरा फोकस किया। 1950 के दशक में कुछ ऐसा हुआ जो उनके लिए बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। हल्दीराम अपने दोस्त की बेटी की शादी में कोलकाता गए थे। वहाँ उन्होंने सभी मेहमानों के लिए भुजिया बनाई थी। जब उन्होंने भुजिया खाने के बाद मेहमानों का रिएक्शन देखा तो
वो काफी सरप्राइज्ड थे। उन लोगों को भुजिया इतनी पसंद आ रही थी कि वो तारीफ तो कर ही रहे थे, लेकिन साथ ही हल्दीराम को बल्क ऑर्डर्स भी दे रहे थे। हल्दीराम को समझ आ गया था कि कोलकाता में अपने बिजनेस को एक्सपैंड करना एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, स्पेशली इसलिए कि वहाँ ऐसा कोई भी बड़ा कंपटीशन था ही नहीं जो भुजिया बेचता हो। 1955 में हल्दीराम ने अपने छोटे बेटे रामेश्वर लाल और सबसे बड़े पोते शिव किशन को कोलकाता में बिजनेस सेटअप करने को भेजा। यहाँ भी उनकी शुरुआत बिल्कुल छोटे से घर और केवल 8 स्क्वायर फुट की दुकान से हुई। शुरुआत तो स्लो थी, लेकिन इवेंचुअली कोलकाता में भी उनका बिजनेस वर्ड ऑफ माउथ के कारण ग्रो करने लगा और देखते ही देखते वे 150 किलो से 200 किलो भुजिया बेचने लगे। साथ ही बंगालियों को अट्रैक्ट करने के लिए इन्होंने वहां के टेस्ट के हिसाब से बंगाली मिक्सचर नाम की नमकीन लॉन्च की, जो काफी सक्सेसफुल हो गई। अगले 12 सालों में उनकी शॉप 8 स्क्वायर फुट से बढ़कर 25 स्क्वायर फुट की हो गई और बिजनेस भी हर साल डबल हो रहा था। एक बड़ा शहर होने के कारण कोलकाता ब्रांच का बिजनेस बीकानेर ब्रांच से भी बड़ा हो चुका था। 1968 तक हल्दीराम के तीनों बेटे वेल सेटल्ड हो गए थे। उनके बड़े बेटे मूलचंद बीकानेर का बिजनेस संभालते थे। उनके दूसरे बेटे सतीदास ने फैमिली से अलग होकर इंडिपेंडेंट शॉप खोल ली थी और छोटे बेटे रामेश्वर लाल कोलकाता बिजनेस चला रहे थे। इसे देखते हुए हल्दीराम ने बिजनेस से सेमी रिटायरमेंट ले ली और वो कभी कभी बिजनेस को सुपरवाइज करने के लिए विजिट किया करते थे। बिजनेस अच्छा खासा चल रहा था, लेकिन इसके बाद जो हुआ वो हल्दीराम की बिजनेस जर्नी में एक सुनहरा चैप्टर साबित होने वाला था। हल्दीराम के सबसे बड़े पोते शिव किशन, जो अभी तक कोलकाता में अपने चाचा के साथ काम कर रहे थे, उन्होंने 1968 में नागपुर में हल्दीराम्स की नई ब्रांच खोलने का फैसला लिया। नागपुर आकर शिव किशन ने देखा कि वहाँ के लोग बालूशाही, गुजराती पेड़ा, मैसूर पाक और लड्डू जैसे मिठाइयों को बहुत पसंद करते थे। मतलब महाराष्ट्र के लोगों को स्वीट्स तो बहुत पसंद थी, लेकिन अभी तक उन्हें इंडिया की बाकी स्वीट्स का एक्सपोजर नहीं मिला था। इस अपॉर्चुनिटी को देखते हुए शिव किशन ने नागपुर में भुजिया के साथ अपनी फेवरेट काजू कतली भी बेचना चालू किया। स्टार्टिंग में लोग उसे खरीदने में हिचकिचाते थे, इसीलिए शिव किशन अपने कस्टमर्स को फ्री सैंपल्स ऑफर करने लगे। एक बार टेस्ट करते ही लोग काजू कतली के दीवाने हो गए और डिमांड स्काई रॉकेट कर गई। इस सक्सेस को देखते हुए शिव किशन ने मलाई लड्डू, रसगुल्ला, रसमलाई जैसे स्वीट्स भी ऑफर करना शुरू कर दिया और जाने अनजाने में यहीं से शुरुआत हुई थी हल्दीराम्स की इंडियन स्वीट्स इंडस्ट्री में सबसे बड़े प्लेयर बनने की। 1971 तक नागपुर में हल्दीराम्स की 2 आउटलेट्स खुल गई थी, लेकिन शिव किशन यहाँ रुकना नहीं चाहते थे। एक दिन शिव किशन कीर्ति नाम के रेस्टोरेंट में गए, जिसने उनकी आंखें खोल दी। वो रेस्टोरेंट केवल डोसा और लस्सी ऑफर करता था और वहाँ हमेशा कस्टमर्स की भीड़ लगी रहती थी। यहीं से शिव किशन को आइडिया आया हल्दीराम्स को एक शॉप से रेस्टोरेंट में बदलने का। मार्केट को समझने पर उन्हें पता चला कि महाराष्ट्र में लोगों को साउथ इंडियन डिशेस जैसे डोसा और इडली बहुत पसंद है। अब वो तो अपने बीकानेर की पॉपुलर स्नैक्स समोसा और कचौरी ऑफर करना चाहते थे, लेकिन उससे पहले उन्हें कस्टमर्स को अपनी दुकान तक लाना था। इसीलिए उन्होंने शुरुआत उन्हीं डिशेस से की जिनकी डिमांड थी, यानी डोसा और इडली। शिव किशन ने एक 30 सीटर रेस्टोरेंट खोला और बहुत जल्द उनके रेस्टोरेंट की सारी सीट्स ऑक्यूपाइड रहने लगी। इसे देखते हुए उन्होंने अपने रेस्टोरेंट की सीटिंग कैपेसिटी डबल कर दी और मेन्यू में समोसा और कचौरी भी ऐड कर दी। जो कस्टमर्स डोसा और इडली खाने आते थे, शिव किशन उन्हें समोसा और कचौरी ट्राई करने बोलते थे और जैसा काजू कतली के समय हुआ था वही अब भी हुआ। एक बार कस्टमर ने समोसा और कचौरी टेस्ट कर ली तो उनमें से ज्यादातर लोग उनके रेगुलर कस्टमर बन गए। अगले कुछ सालों में हल्दीराम्स की मल्टीपल आउटलेट्स खुल गई थी। इसी के चलते हल्दीराम्स नागपुर में केवल एक भुजिया बिजनेस से बढ़कर एक इंडियन स्नैक्स, स्वीट्स और रेस्टोरेंट बिजनेस में बदल चुका था। 1975 में कोलकाता के रामेश्वर लाल फैमिली बिजनेस स्ट्रक्चर से अलग होकर इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। एक एग्रीमेंट होता है जिसके अकॉर्डिंग रामेश्वर लाल वेस्ट बंगाल से बाहर बिजनेस नहीं करेंगे और मूलचंद और उसके बेटे वेस्ट बंगाल में एंट्री नहीं लेंगे। इस समय तक हल्दीराम्स की नागपुर ब्रांच बहुत अच्छी चल रही थी, लेकिन शिव किशन के दिमाग में इससे भी बड़े प्लान्स थे। वो एक ऐसे शहर में एक्सपैंड करने वाले थे जो हल्दीराम्स को नेशनल लेवल ब्रांड बना देने वाला था और वो शहर था भारत की राजधानी दिल्ली। दिल्ली में एक्सपैंड करने के लिए शिव किशन ने अपने छोटे भाई मनहर लाल को चुना। मनहर लाल तब तक बीकानेर बिजनेस में काम कर रहे थे और शिव किशन को उनमें बहुत पोटेंशियल दिख रहा था। 1982 में मनहर लाल अपने छोटे भाई मधुसूदन के साथ दिल्ली आए और वहां देखा कि चांदनी चौक फेमस स्नैक्स वेंडर्स से भरा हुआ था। उन्होंने अपनी लाइफ में पहले कभी इतना कंपटीशन नहीं देखा था, लेकिन अच्छी बात यह थी कि वहां कंपटीशन के साथ साथ डिमांड भी बहुत ज्यादा थी। मनहर लाल ने शिव किशन की हेल्प से अपनी दुकान के लिए जगह खरीदी और 1983 में बिजनेस स्टार्ट कर दिया। अगले 1 साल तक दिन रात मेहनत करके उन्होंने मार्केट में अपनी रेपुटेशन बिल्ड की और ब्रेक इवन करने लगे कि तभी उनके साथ बहुत बड़ी ट्रेजेडी हो गई। 1984 की भयानक एंटी सिख दंगे ने दिल्ली को झुलसा दिया था और इसी दौरान मनोहर लाल का वो शॉप और घर भी जल गया।
अगले 2 महीने तक हल्दीराम्स का दिल्ली का बिजनेस बिल्कुल जीरो पर आ चुका था, लेकिन मनोहर लाल ने हार नहीं मानी। उन्होंने नागपुर और बीकानेर ब्रांच से फाइनेंशियल हेल्प ली और दिल्ली में एक नई 300 स्क्वायर फुट की शॉप एक्वायर करी और बिजनेस को रीस्टार्ट किया। उन्होंने जो रेपुटेशन बिल्ड की थी वो बहुत काम आई और बिजनेस फिर से पिकअप करने लगा। अगले कुछ सालों में न केवल उन्होंने अपनी शॉप को एक्सपेंड किया, बल्कि 2000 स्क्वायर फुट की नई फैक्ट्री भी एस्टेब्लिश की और नए आउटलेट्स भी खोले। बिजनेस लगातार ग्रो हो रहा था, लेकिन इसके बावजूद भी हल्दीराम मीडियम साइज्ड लोकल बिजनेस ही था। पर शिवकिशन और मनोहर लाल चाहते थे कि हल्दीराम्स वर्ल्ड क्लास कंज्यूमर ब्रांड बने, भारत के हर घर के लोग उनके प्रोडक्ट्स कंज्यूम करें। उन्होंने देखा कि लिबरलाइजेशन के बाद पेप्सिको, कैलॉग्स और नेस्ले जैसे ब्रांड्स ने इंडिया में कन्वीनियंट फूड बेचना चालू कर दिया है, बेसिकली पैकेज्ड और रेडी टू ईट फूड। लेकिन हल्दीराम्स ने यहाँ बहुत बड़ा गैप फाइंड किया। ये सभी फॉरेन ब्रांड्स इंडियंस को वेस्टर्न कल्चर का पैकेज्ड फूड मार्केट करने में हजारों करोड़ लगा रहे थे, लेकिन उस समय कोई भी ब्रांड इंडियन स्नैक्स को लॉन्ग शेल्फ लाइफ वाली पैकेजिंग में नहीं बेच रहा था। इसी अवसर को देखते हुए हल्दीराम्स ने अपनी बीकानेरी भुजिया और आलू भुजिया जैसे प्रोडक्ट्स को नाइट्रोजन पैकेजिंग में बेचना चालू किया, जिससे इनकी शेल्फ लाइफ कुछ दिनों से बढ़कर कुछ महीनों की हो गई। इस नई पैकेजिंग के कारण हल्दीराम्स का बिजनेस अब नागपुर और दिल्ली तक लिमिटेड नहीं था। अब लोग भारत के छोटे से छोटे शहर में हल्दीराम्स की भुजिया खरीद सकते थे। लॉन्च के बाद कस्टमर्स ने इन प्रोडक्ट्स को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया और इसलिए हल्दीराम्स ने अपने पैकेज्ड फूड सेगमेंट में रसभरी, सोहन पापड़ी, पिकल्स, भेलपुरी जैसे प्रोडक्ट्स में डाइवर्सिफाई किया। देखते ही देखते हल्दीराम्स ने 400 से भी ज्यादा पैकेज्ड फूड आइटम्स बेचना चालू कर दिया। अलग परचेजिंग पावर के कस्टमर्स को टारगेट करने के लिए इन्होंने अलग अलग साइज के पैकेट्स में अपने प्रोडक्ट्स ऑफर किए। जैसे इनके कई प्रोडक्ट्स का छोटा पैक केवल 5 रुपए में मिल जाता है और बड़े पैक्स 200 रुपए तक जाते हैं। साथ ही इन्हें पता था कि स्नैक्स एक इंपल्सिव परचेज है, इसलिए हल्दीराम्स ने कलर साइकोलॉजी का यूज करके अपनी पैकेजिंग को और भी अट्रैक्टिव बनाया। और फाइनली भारत के कोने कोने तक पहुंचने के लिए हल्दीराम्स ने 1000 से भी ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर्स और लाखों रिटेलर्स को ऑनबोर्ड किया। इन्हीं स्ट्रेटेजीज के चलते आज भारत के लगभग हर घर में लोग हल्दीराम्स के स्नैक्स खाते हैं और यहाँ तक कि यूएस, सिंगापुर और यूके जैसे 80 से भी ज्यादा देशों में हल्दीराम्स वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर इंडियन स्नैक्स ब्रांड है। करीब 100 साल पहले हल्दीराम्स की शुरुआत भुजिया को 2 पैसे में बेचकर हुई थी और आज उसी हल्दीराम्स ने 9000 करोड़ से भी ज्यादा का बिजनेस किया है। हल्दीराम्स की कहानी ये साबित करती है कि कस्टमर को डिलाइट करके, लगातार प्रोडक्ट को इनोवेट करके और समय के साथ खुद को बदलकर कितना भी बड़ा बिजनेस बनाया जा सकता है, चाहे फिर शुरुआत कितनी भी छोटी क्यों ना हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना भूलना मत।